तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल रेड बटरफ्लाई के साथ बैटल कर रहा था और रेड बटरफ्लाई ये इससे गुजारिश कर रही थी कि मुझे मार दो। अब आगे फिलहाल जो 5,000 किलोमीटर का रेंज था उसी के आसपास जाऊ टाई भी इस समय उड़ रहा था। मतलब वांगलिंग इनसे बहुत आगे आ गया था, तो अभी ये इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा था और जाऊ टाई फील करता कि इसके आसपास एक रेड क्लाउड के जैसा कुछ फैल रहा है और इसकी वजह से जो स्पेस में होल्स भी हो रहे थे वो भी मानो रुक चुके थे। और जाऊ टाई अब एकदम शांत खड़ा हो जाता है, मानो रेस्पेक्ट दे रहा हो। और जब ये रेड क्लाउड पास होता है इसके आसपास से तो इसको एक आवाज़ आती है कि अंदर आ जाओ, और जाऊ टाई भी इस रेड क्लाउड के अंदर चला जाता है। अब इस लाल बादलों के अंदर एक लाल कपड़ों वाला इंसान था, ओल्ड मैन। और जाऊ टाई अब इस बादल पे बेसिकली बैठ चुका था और इन ओल्ड मैन के साथ ही ट्रैवल कर रहा था और इन्हें थैंक्स बोलता है। और ये जो ओल्ड मैन थे मानो यहीं से वांगलिंग और जो रेड बटरफ्लाई का बैटल चल रहा था 5,000 किलोमीटर की दूरी पर उसे देख पाते हो। ये शांत हो जाते हैं और पूछते हैं कि जिगजिन कहाँ पर है। वुटाई बताता है कि जिगजिन और मैं साथ में ही थे और वांगलिंग से भी मिले थे, लेकिन फिर जिगजिन अपने आप कहीं और निकल गई। अब ओल्ड मैन वुटाई से कहते कि मेरे साथ स्पिरिट माउंटेन चलो। और ये ओल्ड मैन कोई और नहीं युनको जी थे, क्योंकि फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन ने वो एंसेस्ट्रल स्कल को यूज़ किया था और 12 लिव समन के पावर से युनको जी यहाँ पर आ चुके थे। लेकिन युनको जी के पास समय की कमी थी, मतलब ये यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे। नहीं तो एक मिस्टीरियस पावर है कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल के अंदर जो कि इन्हें मार सकता है। अब ये स्पिरिट माउंटेन की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ क्यानफेंग भी वहीं बढ़ रहा था। और इनके अलावा भी कुछ लोग थे जो कि उसी तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कि एक ओल्ड मैन जिसके शोल्डर पर एक छोटा सा बंदर भी था और जिसकी आंखें एकदम लाल थी। अब इस ओल्ड मैन को स्पिरिट माउंटेन के आसपास एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है और इसी के पास में बैठकर ये कल्टीवेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांगलिंग और रेड बटरफ्लाई का बैटल चल रहा था और वो जो रेड रोज बाहर निकले थे वो एक अलग ही मानो डिवाइन हो रहा चारों तरफ फैला रहे हो। और जो दूसरी बटरफ्लाई निकली थी ये उसका कॉन्शियसनेस था, यानी ये ओरिजिनल बटरफ्लाई थी और बोलती है कि शेंगन्यू अभी मारो, क्योंकि बिना मेरी इच्छा के अगर मैं जिंदा भी हूँ तो मतलब नहीं है। मैं रेड बटरफ्लाई उससे अच्छा मरना पसंद करूंगी। और वांगलिंग भी सोचता है यार ये लड़की गिफ्टेड तो थी लेकिन इसका टैलेंट वेस्ट हो गया। वांगलिंग भी कहते हैं ठीक है बटरफ्लाई, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देता हूँ। और ये कुल्हाड़ी चलाता है। अब रेड बटरफ्लाई यहाँ पर एक स्माइल देती है। इसके अंदर कोई निराशा थी नहीं, लेकिन इसे घृणा भी हो रहा था कियान फेंग से। इसके चेहरे पर जो स्माइल था जो कि रेयरली फिलहाल देखा जा सकता है। अब जैसे जैसे कुल्हाड़ी बढ़ता है वहाँ के आसपास सोनिक बूम्स को भी सुना जा सकता था। हालांकि रेड बटरफ्लाई 200 साल से ज़्यादा जी नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी इसके चर्चे काफ़ी थे। अब जो कुल्हाड़ी था इसके 100 फीट के रेंज में आ चुका था। अगर ये चाहे तो इस कुल्हाड़ी को डॉज कर सकती थी, लेकिन फिलहाल ये रजिस्ट करती नहीं। और इसकी आंखों में जो घमंड था वो और बढ़ते जाता है और थोड़ी निराशा थी जिसको वो ये दिखाना नहीं चाहती थी, पर वांगलिंग देख सकता था। अब बटरफ्लाई का समय काफ़ी करीब था मरने का, तो इसे पुराने दिन याद आते, जैसे इसकी मास्टर जिसने कि इसे पाल पोस के बड़ा किया था। और एक और बंदा था जो कि दिखने में काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन इसने उसका काफ़ी साथ दिया था, और ये था वांगलिंग। बटरफ्लाई स्माइल करती है और बोलती है गुड बाय, और जाते जाते ये कहती है कि अगले साल जब पौधों के खिलने का समय होगा तो प्लेनेट सुजाकू पर फील्ड ऑफ रोजेज है, वहाँ पर एक नीला कमल खिलेगा। वही मेरा तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वैसे उसकी पंखुड़ियाँ नहीं होंगी लेकिन उसके तने होंगे। बटरफ्लाई को पुराने दिन याद आते कि इसके मास्टर ने कहा था कि तुम्हारा एक ही ट्रायल होगा, लाइफ और डेथ वाला। अगर तुम उसे जीत गई तो बहुत आगे जा सकती, लेकिन फिलहाल शायद वो इसे हार चुकी थी। और उन्होंने कहा था कि वो ट्रायल शायद शेंगन्यू से रिलेटेड होगा, तो तुम्हें उसे मारना पड़ेगा। बटरफ्लाई समझ रही थी कि इसकी टीचर कहीं ना कहीं गलत थी। तो वो बंदा कियान फेंग था। फिलहाल ये जो कुल्हाड़ी था बटरफ्लाई के आर पार निकल जाता है और उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है, पर जाते जाते भी ये कहती है कि वांगलिंग मेरी मदद करना और कियानफेंग को मार देना। बटरफ्लाई मर चुकी थी और इसका पीस ऑफ जेड और सोल लेसर वांगलिंग के पास था। अब जो कियानफेंग का डोमेन था वो था एंडलेस डिजायर, मतलब इसे सब चीज़ चाहिए, हर एक चीज़ को ये डिवोर करना चाहता है। और ये जो जेड था उसमें इसके डोमेन के बारे में रेड बटरफ्लाई ने हर एक चीज़ लिखा था जो उसने कियानफेंग को ऑब्जर्व करके समझा था। फिलहाल वांगलिंग कुल्हाड़ी को अपने बैग में रख लेता है। अब ये जो सोल लेशर था इसमें मानो एक असेंडेंट लेवल का कुछ डिवाइन सेंस हो जिसे वांगलिंग हटा नहीं पाता है। और अब ये भी स्पिरिट माउंटेन की तरफ बढ़ जाता है। इधर युनकुजी भी उस पहाड़ी के काफ़ी करीब थे जहाँ पर ये उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बंदर के साथ बैठा हुआ था। और इसे देखकर इनके भी चेहरे पर एक बार को शिकन आ जाता है और युनकुजी कहते हैं कि तुम अपने रियल बॉडी से क्यों नहीं आए हो, किसी को पोजेस करके आए हो। अब ये जो ओल्ड मैन था अपनी आंखें खोलता है और युनकुजी की तरफ देख कर कहता है कि मैं और तुम एक दूसरे को नहीं जानते,
तो मेरी ओरिजिनल बॉडी है या पोजेसिव बॉडी, तुम्हें क्या करना है? और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पहचान सकते हो? और इस समय वो जो बंदर था उसकी आंखें और ज़्यादा लाल थी। युनको जी देखते हैं इस बंदर को और कहते हैं अच्छा तो ये पपेट है। फिलहाल ये जो ओल्ड मैन था जिसकी आंखें भी लाल थी, ये अचानक से नॉर्मल हो जाती है और ये अपना नाम बताता है कि इसका नाम मो लिन हाई है। वैसे बंदा देखने में सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में था, लेकिन इसका पावर अलग लेवल पे था। अब क्योंकि युनको जी एसेंडेंट लेवल पे है, तो इतना तो फील कर ही सकते थे। और ये बंदा सुजाकू प्लेनेट से है भी नहीं। युनको जी भी हैरान थे क्योंकि सुजाकू टॉम के बारे में ये बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन चीज़ें यहाँ पर बहुत बदल चुकी थी, जैसे ये दरवाज़ा। और ये प्रीवियस सुजाकू के डिसाइपल भी थे, तो उन्होंने इसे इन्हें बताया था, लेकिन हर एक चीज़ बदल चुका था। बस ये स्पिरिट माउंटेन वही था। अब इस दरवाजे को बिना कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट के खोलना असंभव माना जाता है, और इसी के अंदर फर्स्ट सुजाकू का टॉम भी है। या तो ये दरवाजा अपने आप टूट जाए, उस चीज़ का आपको वेट करना पड़ेगा। इधर क्यानफेंग भी यहाँ पर अब आ चुका था और ध्यान से युनको जी की तरफ देखता है। समय बीतता है और 2 8 लीफ समन्स भी यहाँ पर पहुँच चुके थे और युनको जी को देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर एक और कल्टीवेटर पहुँचता है जिसने ब्लू रोब पहन के रखा था। 1 घंटा और बीतता है और 3 लोग यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से पढ़ते हैं। बेसिकली वो 3 रेज ऑफ लाइट रहती, जैसे कि स्पेस होल भी यहाँ पर निकल जाता है। और अब तो बाहर की दुनिया से कोई कल्टीवेटर आ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि ये जो स्पेशल रिफ्ट्स थे ये उन्हें शुरुआत में ही मार दे रहे थे। समय बीत रहा था और ये जो दरवाजा था अब इस पर भी क्रैक्स आने लगते हैं। अब युनको जी भी यहाँ पर एक हैंड प्रिंट अटैक इस दरवाजे की तरफ बढ़ा देते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मानो ये दरवाजा इनके ऑरा को एब्जॉर्ब कर जा रहा हो। समय बीतता है और एक पर्पल नकाब पहने हुए एक वुमेन भी यहाँ पर पहुँच जाती है और उसके पीछे 4 ओल्ड मैन थे और इनमें से सभी का पावर लगभग सोल फॉर्मेशन के लेट फेज के आसपास था। और ये वुमेन जिगजिन थी और उसके आसपास जो थे वो इसके पपेट थे। और जब जिगजिन यहाँ पर क्यानफेंग को देखती है तो उसे भी बहुत गुस्सा आता है और क्यानफेंग का भी चेहरा अगली था, मानो इसे मारना चाहता हो। कुछ तो शायद बात थी और क्यानफेंग इसे देखकर गाली मारता है मन ही मन, और वही जिगजिन भी इसे नफरत की नज़रों से देखती है। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, तभी यहाँ पर माउंटेन टॉप पर आखिरी बंदा आता है। क्यानफेंग अपनी आंखें खोलता है, जिगजिन अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और युनको जी के पीछे खड़ी हो जाती है। युनको जी इसे देखकर स्माइल देते हैं और जाव उठाई एक वो हवा वाली सांस लेता है और ये था अपना वांगलिंग। अब जैसे ही वांगलिंग आता है, वो जो ओल्ड मैन था बंदर के साथ, उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती है और एक क्रीपी स्माइल ये देता है। और एक जो दूसरा बंदा था जो कि मास्क के साथ बैठा था, पर्पल रोब या ब्लू रोब पहन के, वो भी वांगलिंग को देखता है। वांगलिंग इसमें इसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे स्पेशल रिफ्ट की वजह से। अब इसे लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कोई शेंगनियो, कोई वांगलिंग, अलग अलग जगह से। अब वांगलिंग इसे जावू टाई बुलाता है, शेंगनियो इसे कियानफेंग, और सेम हाल युनको जी का था। अब वांगलिंग की नज़रें युनको जी से मिलती हैं और वांगलिंग में हैरान था। जब युनको जी से ये पहली बार मिला था तो उनके बाल बिखरे रहते थे, कपड़े कैसे भी ये पहने रहते थे, लेकिन फिलहाल ये जोको जी के जैसे ही लग रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखते पर शांत रहते और वांगलिंग फाइनली स्माइल करके बोलता है कि मैं आपको ग्रीट करता हूँ। अब युनको जी भी बोलते तो तुम भी यहाँ पर आ ही गया। और वांगलिंग इस दौरान अपने बैग से बहुत सारे वुडन काप्स निकालता है और इनकी तरफ बढ़ा देता है। युनको जी इसे देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि ये इनका ही लकड़ी पर उकेरा गया चित्र था, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर था और सभी पर एक डोमेन पावर था। और वांगलिंग को कोई आश्चर्य नहीं होता कि युनको जी यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि हम इसको मालूम है ये मॉर्टल क्लैन के हैं, कोई ट्रिक यूज़ किए होंगे। और वांगलिंग ने तो ये भी सोच लिया था कि इसको कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल चाहिए भी नहीं, बस इसका सोल पीस मिल जाए, फिर यहाँ से ये निकल जाएगा। वांगलिंग क्यानफेंग को देखता है और हंसता है। इस दौरान इसकी नज़र उस ब्लू रो फिगर पे पड़ती है और उनके बाद उस क्रीपी ओल्ड मैन पर जिनके पास बंदर था। और ये सोचते ये है कौन, क्योंकि इसके अंदर से जो मैं डेंजरस ऑरा फील कर रहा हूँ वो युनको जी से भी ज़्यादा है, एक कोल्ड ऑरा। इधर यहाँ पर इस दौरान स्पेस रिफ्ट्स को चीरते हुए एक ब्यूटीफुल औरत पहुँचती है और ये थी ल्यूमे। और इसे देखते ही वांगलिंग इसके होश उड़ जाते हैं, पर वांगलिंग इस समय अभी भी काफ़ी कोल्डली रिएक्ट करता है। अब कियानफेंग ल्यूमे को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। ल्यूमे आगे तो बढ़ रही थी पर इसकी आंखों में एक सैडनेस था जब ये वांगलिंग की तरफ देखती। और वांगलिंग सोचता है यार मेरे करीब मत आओ, वो जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था। और ल्यूमे रुक जाती है, इसके तरफ देख कर कहती क्या तुम सच में लोहे और पत्थर के बने हो? वांगलिंग एकदम शांत था और कहता है यहाँ से जाओ। और ल्यूमे यहाँ पर इसकी तरफ देख के हंसती है और कहती है तो ली मुआन का स्टेटस तुम्हारे दिल में क्या है? वांगलिंग को आता है गुस्सा और ये कहता है अगर मरना नहीं चाहती हो तो यहाँ से निकल जाओ। हालांकि तुम्हारा डोमेन कंप्लीट हो चुका है, फिर भी अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो तुम मारी जाओगी। बेसिकली ल्यूमे क्या चाहती थी कि वांगलिंग के डाउ हार्ट को ये खराब कर सके,
पर लियू मे को क्या पता था कि कोई और लियू मुआन का नाम ले और वांगलिंग ये सीधा निपटा देता है। और अगर जगह सही होता तो शायद ये सोल फ्लैग निकाल चुका होता और इस वुमेन को मार चुका होता, क्योंकि वांगलिंग बहुत कम रिलेशनशिप्स को महत्व देता था और लिमुआन उसमें से एक है। बाकी चीजों के लिए सच में पत्थर का ही बना है। लियू में स्माइल करती है और क्यू कियान फेंग की तरह बढ़ जाती है। इधर वांगलिंग फिर से उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है और कहता है कहीं ये बंदा किसी के पोजीशन में तो नहीं है। और वांगलिंग अब डिडक्शन करना शुरू करता है कि ये कौन हो सकता है। और इसे लगता है कि ये जो क्रीपी स्माइल है इसे शायद इसने कहीं देखा है। 600 साल इसे हो गए थे कल्टीवेशन करते हुए, बहुत सारे इसके दुश्मन बने थे, पर किसी ने ऐसा छाप नहीं छोड़ा था इसके दिल में। और ये एक ही है। इसे याद आता है कि टूसी डेमन का वो जो एक शैडो क्रिएट हो गया था, टाउसेन। क्योंकि देखा जाए तो प्लेनेट सुजाकू पर नंबर 1 वॉरियर जुकुजी है ही नहीं, टाउसेन है। और टाउसेन इसे नफरत इसलिए करता है क्योंकि जो टूसी गॉड का इनहेरिटेंस था वो 2 भागों में बटा हुआ था, इनहेरिटेंस ऑफ पावर और इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज। तो इनहेरिटेंस ऑफ पावर टूसी के पास था, टाउसेन के पास था, और नॉलेज वांगलिंग के पास है। और स्टार मैप वगैरह हर एक चीज वांगलिंग के पास ही था, लेकिन वांगलिंग के पास पावर नहीं था। वही टाउसेन के पास उल्टा था, उसके पास पावर तो था लेकिन मेथड्स नहीं थे, टेक्निक्स नहीं थे उसके पास, क्योंकि उसके पास नॉलेज वाला पावर नहीं था, ये वांगलिंग के पास था। हालांकि अभी भी टाउसेन का जो पावर लेवल है वो 5 स्टार एंशिएंट गॉड के आसपास है, और 5 स्टार एंशिएंट गॉड मतलब एसेंडेंट कल्टीवेटर से ऊपर। और अगर टाउसेन को इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज मिल गया तो आराम से उस नॉलेज के दम पर ये अपनी बॉडी को रिफाइन कर पाएगा और 8 स्टार एंशिएंट गॉड बन जाएगा। इसीलिए वो वांगलिंग को पकड़ना चाहता है। वांगलिंग इन्हें ध्यान से देखता है, उस बंदर को भी, और वो जो रेड हो रहा था उसे ये पहचान जाता है कि वो सी ऑफ ब्लड का हो रहा है। और वांगलिंग को इस समय 6 डिजायर डेविल लॉर्ड, हंचबैंग मैंग, एंशिएंट टेम्परर और बाकियों की याद आती कि सब शायद वहीं पर मारे गए। और ये सोचता है कि टाउसेन अभी भी फुल्ली फ्री नहीं होगा, नहीं तो वो किसी को पोजेस क्यों करता, सीधा बाहर निकलता। फिर ये दिमाग लगाता है लेकिन अगर उसने यहाँ पर किसी को भेजा है तो पक्का वो भी कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल के पीछे है। और अब वांगलिंग अंदाजा लगाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्रिस्टल उसे फ्री कर सकता है। पर इसी दौरान जो स्पिरिट माउंटेन था वो फिर से हिलने लगता है, स्पेशल रिफ्ट्स और ज्यादा खुलते हैं और जो भी लोग बीच में फंसे हुए थे वो लोग मरने लगते हैं। बाहर की दुनिया में भी इसका असर दिखता है और जोकुजी इस समय पागलों की तरह हंस रहे थे। और अभी ये माउंट सुजाकू के अंदर बैठे थे और कहते हैं कि मेरे जूनियर ब्रदर यानी कि योनकुजी, अब तो तुम्हें मजा आ रहा होगा, अभी तो ये शुरू हुआ है। और ये कहते हैं कि उम्मीद है कियान फेंग वो ट्रेजर यूज करेगा जो मैंने उसे दिया है, और जैसे वो यूज करेगा इस गेम का क्लाइमैक्स वो शुरू हो जाएगा। इधर योनकुजी अचानक से दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, ये अपनी टोपी को निकालते हैं और इस टोपी में से बहुत सारे टैटूज बाहर निकलते हैं और दरवाजे से जाके टकराने लगते हैं। और योनकुजी चिल्लाते हैं कि सभी लोग अटैक करो। और वो जो ओल्ड मैन था वो भी इस दौरान एक टेक्निक यूज करता है, ग्रीड, इग्नोरेंस। लेकिन जैसे वो टेक्निक यूज करता है, फॉर सेकंड इमॉर्टल क्लैन के जो 2 लोग थे उनके अंदर मानो एक ऑरा प्रवेश करती और वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। वांगलिंग इसे पहचान जाता है कि ये टेक्निक ये तो 6 डिजायर डेविल लॉर्ड यूज करता था, लेकिन उनके एक्सप्लोजन की वजह से दरवाजे में क्रैक्स आ जाते हैं। युनको जी समझ जाते हैं कि इस ओल्ड मैन ने यह सब किया है, पर फिलहाल ये कुछ कर नहीं पाते। अब इस दरवाजे में एक होल हो चुका था और धीरे धीरे लोग एंटर करना शुरू कर देते हैं। वांगलिंग चौथा बंदा था जो अंदर बढ़ता है। तो अंदर में एक आइलैंड था, तो यहाँ पर सभी लोग तेजी से बढ़ रहे थे। जाओ टाई और जिगजिन क्योंकि थोड़े वीक है तो ये आराम से जाते हैं। युनको जी बीच में जो एक महल टाइप था वहां पर पहुंच चुके थे और अंदर की तरफ बढ़ते हैं। पर इस दौरान जो पीछे ओल्ड मैन था उसकी और उसके बंदर की आंखें चमकती है। ये बंदर को अलग तरीके से यूज करता है और मानो उसकी स्पीड युनको जी से भी फास्ट हो जाती है। पर युनको जी जैसे अंदर जाने की कोशिश करते हैं, एक पावरफुल फोर्स इन्हें पीछे फेंक देता है और वो बंदर भी उससे भी बाहर फेंक दिया जाता है। और इस दौरान महल के बाहर में एक बर्ली मैन दिखता है जो कि एक गोल्डन आर्मर पहन के था और इतना फियर्स था कि आसपास का जो पूरा गोल्डन सी था मन उसे वो हवा में उछाल देता है और एक पावरफुल अटैक युनको जी की तरफ भी बढ़ा देता है। युनको जी भी साथ में अपनी ऑरा से अटैक करते हैं और कोलिजन के कारण ये काफी पीछे जाके गिरते हैं। अब ये जो बर्ली मैन था इस बंदर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर बंदर की आंखों में भी एक रेड ऑरा चमकने लगी थी और बर्ली मैन अब तलवार नहीं चलाते, ये रुक जाते। अब ये जो बंदर था उस ओल्ड मैन के करीब था और ये सी के अंदर एंटर करने वाले थे और बर्ली मैन फिर से अपना तलवार इस ओल्ड मैन की तरफ चला देता है। अब ओल्ड मैन की बॉडी से मानो एक छाया से निकलती है जिसमें किसी बंदे का चित्र बना था और वांगलिंग पीछे से ये सब सीन देख रहा था और उसे समझ में आता कि ये जो बर्ली मैन है गोल्डन आर्मर में ये किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर आपको इस समुद्र के अंदर जाना है तो पहले उसका एक तलवार को काउंटर करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। जैसा कि इस ओल्ड मैन ने कर लिया था तो ये अंदर चला जाता है। युनको जी ने भी
उस ऑरा को रिसीव किया था, पर इनका क्या हुआ मुझे नहीं पता। इधर जाओ टाई और जिगजिन को ये बर्ली मैन बीच में ही काउंटर कर देते और वो लोग ब्लड वॉमिट करने लगते। अब इस दौरान बर्ली मैन की नज़र वांगलिंग पे पड़ती है। अगर सही से देखा जाए तो युनकुजी ही बस उस ऑरा को काउंटर कर पाए थे। वो जो ओल्ड मैन है बंदर के साथ, उसने तो एक इमेज यूज़ किया था, शायद वो टाउसेन का होगा आई गेस। लेकिन अब क्योंकि वो जो बर्ली मैन अटैक कर रहा है वो एसेंडेंट लेवल का है, आसपास का अटैक है, तो वांगलिंग कैसे काउंटर करेगा। वांगलिंग जानता था कि इस ओल्ड मैन के अटैक को ये रजिस्ट नहीं कर सकता। और इस समय सेम हाल क्यानफेंग और लियू मे का भी था। क्यानफेंग दिमाग लगाता है कि शेंग क्यों ना हम तीनों मिल करके इस स्वॉर्ड ऑरा को ब्लॉक करते हैं। वांगलिंग भी दिमाग लगाता है और मान जाता है। और क्यानफेंग ने भी इसलिए बोला था क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सेम हाल लियू मे का भी था। क्यानफेंग जानता था कि वांगलिंग हालांकि सोल फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में है, लेकिन इसका पावर लेवल अलग है क्योंकि इसके पास 1 बिलियन सोल फ्लैग है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्यानफेंग कहता है कि हम दोनों आगे चलेंगे और मेरी जूनियर सिस्टर पीछे से अटैक करेगी। क्या सोचते हो। लियू में इसकी तरफ देखकर एक स्माइल देती है और कुछ बोलने ही वाली थी। वांगलिंग सीधा कहता है चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, मैं आगे जाता हूँ, तुम दोनों फॉलो करो। क्यानफेंग भी हैरान था कि अगर ये आगे से जाएगा तो फुल पावर अटैक ये पहले झेलेगा और पीछे से हम भी इस पर हमला कर सकते हैं, यानी कि फिर भी ये बंदा जाने को तैयार है। लेकिन फिर भी इसे संदेह होता है कि ऐसा क्यों। फिलहाल ये दिमाग नहीं लगा पाता। लियू में भी चौंक जाती, कुछ तो बात है, और ये वांगलिंग की तरफ देखती है। वांगलिंग इसकी तरफ देखता भी नहीं है और उस बर्ली मैन की तरफ बढ़ता है और ये तीनों एक फॉर्मेशन टाइप बना लेते हैं और वांगलिंग सबसे आगे था। अब बर्ली मैन फिर से अपना 100 फीट वाला स्वॉर्ड एनर्जी वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है और जैसी वो ऑरा इसकी तरफ बढ़ती है मानो उसका जो ओरिजिन सोल है वो भी कांप रहा हो, एक इंस्टेबिलिटी सा इसके बॉडी में आने लगता है। अब इस समय क्यानफेंग जो पीछे खड़ा था वो सोचता है कि कहीं मैं इस मौके का फायदा उठा लूं और इस वांगलिंग को निपटा ही दूं, क्योंकि वांगलिंग की बॉडी अनस्टेबल हो रही थी और वांगलिंग के पास वो जो 1 बिलियन सोल फ्लैग है ये उसे ले लेगा तो इसके पास और भी चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यानफेंग दिमाग लगा है कि ब्रदर वांगलिंग ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं आपके करीब आता हूँ, हम दोनों मिलकर संभालते हैं। और क्यानफेंग अंदर प्लान कर चुका था कि दूर से अटैक नहीं करूंगा, पास से करूंगा, ताकि इसको 1 बिलियन सोल फ्लैग निकालने का मौका भी ना मिले। और लियू में भी काफ़ी स्मार्ट थी तो ये समझ जाती कि क्यानफेंग क्या करने वाला है, पर लियू में आगे नहीं जाती और इसे फर्क भी नहीं पड़ता है अगर क्यानफेंग वांगलिंग को मार भी दे। और ये सोचिए इसके लिए भी अच्छा है क्योंकि इसका डोमेन कंप्लीट हो चुका है, पर उस पर वांगलिंग का ऑरा है और वांगलिंग मर जाएगा तो उसकी ऑरा अपने आप रिमूव हो जाएगी, तो फ्यूचर में इसे वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर वो जो स्वॉर्ड एनर्जी थी वांगलिंग के सर के करीब पहुंच चुकी थी और वही वांगलिंग भी चौंकाना था। ये देख रहा था क्यानफेंग इसकी तरफ बढ़ रहा है तो टाइम ये कैलकुलेट कर लेता है। मैथ्स का स्टूडेंट ये भी अच्छा है। और जैसे ही वांगलिंग जब देखता है कि क्यानफेंग इससे 100 फीट के रेंज में आ चुका है, ये तुरंत ही पगोड़ा बाहर निकालता है। और क्योंकि पगोड़े पर आपको याद होगा तो सीनियर जावी का एसेंडेंट लेवल का डिवाइन सेंस है, तो जैसे वो स्वॉर्ड और आती है वो रुक जाती है और वांगलिंग हंसता है। अब गोल्डन आर्मर बंदा भी वांगलिंग से खुश हो जाता है, मतलब कि अब इस पर अटैक नहीं करेगा और क्यानफेंग की तरफ देखता है और वांगलिंग आराम से समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये जो ऑरा थी स्वॉर्ड ऑरा जो वांगलिंग ने ब्लॉक कर दिया था क्योंकि इसके पास एसेंडेंट लेवल का पावर था, अब वो क्यानफेंग की तरफ बढ़ता है। क्यानफेंग समझ चुका था कि इसका कट चुका है। ये तुरंत ही अपने बैग में से एक रेड ऑल निकालता है और स्वॉर्ड एनर्जी की तरफ बढ़ा देता है। वांगलिंग देखकर हंसता है और वांगलिंग को पता था कि 3 लोग एक साथ बैटल कर ही नहीं सकते, ये जो बर्ली मैन है सब पर एक एक स्वॉर्ड ऑरा चलाएगा ही। फिर भी इसने दिमाग लगाया था कि इन्हें तो मजा चखाऊंगा। और ये सब चीजें पलक झपकते होती है। वांगलिंग भी जाता नहीं अंदर, ये पहले रुक के ये चीज देख रहा था और लियू में की तरफ देखता है। लियू में भी चौंक जाती है और वांगलिंग का पीछा करती है। वांगलिंग टेलीपोर्ट करता है और लियू में के पीछे आ जाता है और लियू में भी टेलीपोर्ट करने ही वाली थी, पर वांगलिंग जो टाइम डोमेन वाले वुड कार्विंग्स था उन्हें निकालता है, तो लियू में की भी स्पीड यहाँ पर स्लो हो जाती है और होता भी वैसे ही है। तो वांगलिंग अब मतलब जो फॉर्मेशन था उसमें सबसे नीचे चला जाता है। अब क्योंकि जो बर्ली मैन था 2-2 स्वॉर्ड ऑरा चला चुका था, क्योंकि भाई यहाँ पर 3 लोग हैं तो 3 तो चलाना ही पड़ेगा। और लियू में सबसे आगे थी क्योंकि क्यानफेंग ने भी अपना रेड ऑल अटैक को यूज किया था। और वांगलिंग अब इसके बाद रेस्ट्रिक्शंस गैस का लेयर बनाता है और समुद्र में कूद जाता है और काफी तेजी से इस समुद्र के अंदर में वो जो पैलेस था उसकी तरफ ये बढ़ता है। हालांकि वांगलिंग अंदर जा रहा था लेकिन पावरफुल स्वॉर्ड ऑरा ये ऊपर की तरफ फील करता है और वांगलिंग एक पेन फील करता है। जो स्वॉर्ड ऑरा थी मानो अभी भी इसके पीछे आ रही थी और वांगलिंग अब अपनी कुल्हाड़ी को बाहर निकालता है और स्वॉर्ड ऑरा को अब ये काउंटर करता है, लेकिन फिर भी ये ब्लड वॉमिट करता है। जावी के जो डोमेन था उसे भी बाहर निकालता है ताकि फिलहाल इस ऑरा को और ज्यादा स्लो किया जा सके। हालांकि वांगलिंग इसे काउंटर कर देता है पर इसके चेहरे से काफी ब्लड आ रहा था और फिलहाल ये
लोटस पोजीशन में बैठ करके कल्टीवेट करता है और कुछ पिल्स वगैरह खाता है। और वहीं समुद्र के ऊपर ल्यूमे की तरफ सौड़ौरा पड़ रहा था। वो डॉज करने ही वाली थी, बट वांगलिंग ने रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए थे। अब इस लड़की के पास एक वाइट रिबन था, ये उसे यूज करती है और वांगलिंग जो रेस्ट्रिक्शंस बनाए थे उसे ये डिस्ट्रॉय कर देती है। और रिबन मानो इसको 10,000 फीट की दूरी पर टेलीपोर्ट कर देता है, तो स्वॉर्ड एनर्जी भी इसे हिट नहीं कर पाती। अब गोल्डन आर्मर वाला बंदा इस पर अटैक नहीं करता। अब ये लड़की क्योंकि इस अटैक को डॉज कर चुकी है, मतलब ये भी क्वालिफाइड है। सबसे गंदी हालत कियान फेंग की थी और वो मन ही मन कहता है कि सेंगन्यू मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके रहूंगा। लियू में से डांटती है कि फालतू में तुमने ही तो बकवास किया था, तीनों अगर सच में साथ में काम किए होते तो ऐसा कुछ नहीं होता था। अब कियान फेंग को गुस्सा आता है कि तुम मुझे मत बताओ, मुझे पता है तुम दोनों फ्लर्ट कर रहे थे और कैसे एक दूसरे को देख रहे थे। लगता है तुम भूल गई कि तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था। लियू में इसकी तरफ देखती है और कहती है कि युनकुजी यहाँ पर है तो शेंगन्यू के लिए भी उसका सोल पीस लेना बहुत मुश्किल होगा। कियान फेंग अब शांत हो जाता है और कहता है कि ओल्ड मैन ने मुझे एक चीज़ दिया है जिससे कि मैं 1 बिलियन सोल फ्लैग को काउंटर करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि इस चीज़ में पक्का एसेंडेंट लेवल के आसपास का पावर होगा और मैं इसे युनकुजी पे भी यूज़ कर सकता हूँ। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि पैलेस के अंदर अब आगे बढ़ रहा था और फिलहाल ये एक बड़े से हॉल के अंदर था। इसका डिवाइन सेंस आगे बढ़ता और इसे सामने में पूरा एक खाली सा काफी बड़ा जगह देखने को मिलता है और जहाँ पर एक टावर था काफी लंबा सा, लेकिन इस टावर के ऊपर में एक गद्दी थी, थ्रोन था और वहां पर एक बंदा बैठा हुआ था जो कि मिडिल एज मैन होगा। आंखें उसकी बंद थी मानो वो मृत हो, लेकिन बॉडी के आसपास एक टेरिफाइंग ऑरा थी और मानो वांगलिंग को अंदर से इस बंदे के लिए रेस्पेक्ट वाली भाव आती है। फिलहाल वांगलिंग अपने सेलेस्टियल ऑरा को एक्टिवेट करता है ताकि इसका मन शांत हो, क्योंकि वो पावर इसके भी दिल को दहला के रख दिया था। और ये जो बंदा था जो कि उस मुद्रा में बैठा हुआ था उसके पास में एक पर्पल बॉल उड़ रहा था और जब वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को उस तरफ भेजता है तो ये फियर्स ऑरा फील करता है और डिवाइन सेंस को पीछे लौटा लेता है। और वांगलिंग गैस कर लेता है ये कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट सुजाकू है, ये वो यो। और वो जो पर्पल बॉल ऑफ लाइट है वो कुछ और नहीं, कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल है। हालांकि ये एकदम वैसा ही दिखता है, लेकिन फिर भी वांगलिंग को थोड़ा डाउट होता है। अब तभी आवाज़ आती है युनकुजी का, क्योंकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो इस साइड आ जाओ। वांगलिंग आगे की तरफ बढ़ता है और जो स्पेस वाला एरिया था ये वहाँ पर पहुँचता है और युनकुजी को ये देखकर हैरान था। उनका चेहरा एकदम पेल था और वो क्रॉस लेग्ड बैठे हुए थे और उनकी बॉडी से ब्लड लगातार बाहर आ रहा था। ये काफ़ी वीक दिख रहे थे और युनकुजी फाइनली बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सही था, तुम सच में तीसरे बंदे हो जो यहाँ पर आए हो। वांगलिंग चौकन्ना था और वो जो ओल्ड मैन बंदर के साथ आया था उसकी तरफ देखकर कहता है इसका क्या। युनकुजी बताते हैं कि मैंने एक फॉर्मेशन यूज़ किया है इसे ट्रैप करने के लिए, इसीलिए मैं इंजर्ड हूँ, तो तुम प्लेनेट क्रिस्टल को ला सकते हो। समझ लो कि ये इमॉर्टल क्लैन या कल्टीवेटर सभी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही ना, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रॉय हुआ तो सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। अब वांगलिंग कहता है आप चाहते हो कि मैं वो क्रिस्टल लेके आऊँ। युनकुजी भी बोलते हैं मुझे पता है तुम बहुत शांत हो, चौकन्ने हो, अगर तुम चाहो तो मेरी बॉडी को डिवाइन सेंस से चेक कर सकते हो कि मेरे बॉडी में अभी बिल्कुल पावर नहीं है, क्योंकि ये जो सामने वाला ओल्ड मैन है वो प्लेनेट सुजाकू का है ही नहीं। उसके टेक्निक्स बहुत स्ट्रेंज है और मैं उसे लंबे समय तक ट्रैप भी नहीं कर पाऊंगा, और अगर नहीं कर पाऊंगा तो वो कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को लेकर यहाँ से निकल जाएगा और फिर तुम्हें पता है क्या होगा। अब वांगलिंग फर्स्ट सुजाकू के आसपास वो जो पर्पल लाइट बॉल उड़ रहा था उसकी तरफ देखता है और बिना किसी चिंता के आगे बढ़ जाता है। लेकिन वांगलिंग ये भी समझदार था, ये सीधा जिस रास्ते आया था उसी रास्ते भागता है। युनकुजी गायब होते हैं और इसे बीच में ब्लॉक कर देते हैं कि कहाँ भाग रहे हो। वांगलिंग कुछ कदम पीछे हटता है और तुरंत ही वल्बिनियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है और कहता है मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।